हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ओजोन पर छोड़ा था। ओजोन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आज हमें देखना है। ओजोन O3 जिसका फॉर्मूला है। ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का और रिएक्टिव है ये एटमॉस्फेयर में जो सी लेवल है उससे बहुत ऊपर 20 किलोमीटर हाइट वहाँ पर जाकर के ये एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि इसका फॉर्मेशन अपर एटमॉस्फेयर में ही होता है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, और वहाँ पर जाकर के ओजोन फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द ऑक्सीजन गैस एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये इस तरीके से ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है, ओजोन गैस प्रिपेयर होती है बाय द ऑक्सीजन गैस। तो जब इसका प्रिपेयर यदि हमें करना है तो हम इसको ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को पास करते हैं हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, फिर कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन का ओजोन में, और इसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ओजोन को हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसके अलावा ये अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन होता है इसका। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये पैल ब्लू कलर की गैस है, एक लिक्विड है ये डार्क ब्लू कलर का, वायलेट ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में भी मिलता है ये, और उसके अलावा इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है और मतलब इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं हम लोग। ब्रीदिंग में यदि ये शामिल होता है तो हेडेक, नोज़िया, इस तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये पैराग्राफ से बनता है। दिस इज़ द बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है इसमें कि ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है, जस्टिफाई करिए, प्रूव करिए। तो एक्चुअली थर्मोडाइनमिकली ओजोन अनस्टेबल होता है। थर्मोडाइनमिकली मतलब हमें यहाँ पर डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस से इसका रिलेशन बताना है, मतलब एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये चीज़ हमें 11 से ही पता है कि किसी भी रिएक्शन का यदि डेल्टा जी निगेटिव में होता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो। तो जब हम इसकी बात करते हैं ओजोन के डिकम्पोजिशन की, तो जब ओजोन डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब यदि हम बात करें इसमें तो ये रिएक्शन कैसी है, तो एक्चुअली इसमें जब ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है तो इसमें लिबरेशन ऑफ हीट होता है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव में जा रहा है। इसके अलावा बिफोर रिएक्शन यदि आप देखोगे तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का एटम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब एंट्रोपी किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है डिकम्पोजिशन पर। ये जो दो फोर्सेस हैं, ये जो दो पॉइंट हैं यहाँ पर, ये किस रिएक्शन के लिए किस 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 मतलब प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं, ये डेल्टा जी नेगेटिव को डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि डिकम्पोजिशन यदि ओजोन का होता है तो उसके लिए डेल्टा जी कैसा जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, और जिसका डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी जिसकी नेगेटिव में जाती है, वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब कि ओजोन का ब्रेकडाउन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये ओजोन का ब्रेकडाउन जो है वो कंफर्टेबली हो जाता है बजाय कि ओजोन के फॉर्मेशन के। तो ओजोन का डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी से होता है। तो ये चीज़ डिनोट करती है कि थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है ओजोन। इसके अलावा जब ये डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। और उसके अलावा यदि हम इनकी बात करें, ओजोन जब एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, जिसको हमने बफर्ड करके रखा है, तो उसमें आयोडीन लिबरेट होती है, जिसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट द सोडियम थायोसल्फेट, जो एक क्वांटिटेटिव मेथड है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन। हाउ विल यू एस्टिमेट ओजोन गैस, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ लिखना है कि ओजोन को जब हम KI से रिएक्ट करवाते हैं, जिसको हमने बफर करके रखा हुआ है,
तो वहाँ पर आयोडीन गैस रिलीज होती है। ये देखिए, ये हमने KI से इसको रिएक्शन करवाया, ये आयोडीन गैस यहाँ पर रिलीज हुई है। और इसको हम टाइट्रेट किसके अगेंस्ट में करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के। तो ये एस्टिमेशन होता है ओजोन का कि कितना ओजोन यहाँ पर यूज हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ओजोन के लिए 2 क्वेश्चन हैं, 2 के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाई ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। और हाउ विल यू एस्टिमेट ओजोन क्वांटिटेटिवली, तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 2 आपको प्रिपेयर यहाँ से करना है। उसके अलावा तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। बस बाकी यूजेस हैं इसके। तो ये एक जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट जैसे यूज़ होता है, स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर में भी इसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग में यूज़ होता है ये, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इट इज़ अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव करता है ये ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, इस तरीके से इसके फॉर्म्स हैं जो पर्टिकुलर रेंज पर मिलते हैं हमें। इसमें यदि हम बात करें कि जो टेम्परेचर रेंज है 393 केल्विन टेम्परेचर, इस केल्विन टेम्परेचर पर हमें मतलब हमें यदि सल्फर के फॉर्म्स चाहिए तो 369 से अबाव यदि टेम्परेचर पर हम रखते हैं तो हमें अलग फॉर्म मिलता है सल्फ़र का, और उससे कम टेम्परेचर पे हमें अलग फॉर्म मिलेगा टेम्परेचर का। तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म 2 फॉर्म्स मिलते हैं। ये जो इसका अल्फ़ा फॉर्म है इसका 385.8 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके अलावा इनसॉल्युबल इन वाटर है, और बेंजीन ईथर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है ये। और 393 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट वाला जो सल्फ़र का फॉर्म होता है उसको हम बीटा फॉर्म बोलते हैं, जो जनरली फॉर्मेशन होता है इसी अल्फ़ा फॉर्म से फॉर्मेशन होता है। मतलब अल्फ़ा सल्फ़र इज स्टेबल बिलो 369। मैंने बताया था आपको 369 के पहले यदि हमें देखना है तो सल्फ़र हमें अल्फ़ा फॉर्म में दिखेगा, और यदि हम इसके बाद का टेम्परेचर पर यदि सल्फ़र को देखें तो हमें उसका बीटा फॉर्म मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरीके से ये अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म इसके मिलते हैं। बस आप इसके एक डिफरेंस जैसा आप प्रिपेयर कर लें इसके सल्फ़र के फॉर्म्स का, अल्फ़ा बीटा फॉर्म। और उसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसका प्रिपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन में सल्फ़र का पहले ऑक्सीडेशन हमें करवाना पड़ता है, उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा लेबोरेटरी में यदि हमें चाहिए तो हम जो सल्फाइड्स होते हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड से यदि हम ट्रीट करवाएं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तब भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ये हमने देखा भी है प्रैक्टिकल में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में यदि फॉर्मेशन करना है तो हम सल्फाइड ओर्स का मतलब ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से ट्रीट करवाते हैं तो ये सल्फ्यूरस एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है। और उसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये। और उसके अलावा NaOH से ट्रीट करवाने पर इस तरीके से Na2SO3 देती है, और सोडियम बाइसल्फाइड भी देती है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करवाने पर SO2Cl2 मिलता है, सोडियम थायो क्लोराइड मिलता है। और उसके अलावा तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब जब ये मॉइस्ट है सल्फ़र डाइऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है ये। और क्योंकि खुद जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड से इस तरीके से सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये खुद ने ऑक्सीजन क्या करा, इसने पिक कर लिया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ इसमें वैसे इसमें है नहीं, सिर्फ आप इसको एक रीड भी लगाएंगे तो भी ठीक है। और उसके अलावा फिर सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स है, लेकिन ये अब हमारे सिलेबस में
सिलेबस में शायद से नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे नहीं है। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स जरूर हैं। ये इस तरीके से बनाना है। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं H2SO4, H2SO3, H2S2O7 और H2S2O8। इस तरीके से ये कुछ फॉर्म्स हैं इसके। ये सल्फर सेंटर में बनेगा यहाँ पर। सल्फर के जैसे यहाँ पर हमने बनाया है H2SO3, तो सल्फर से जितने हाइड्रोजन है उतने आप ऑक्सीजन उसके साथ लगा करके OH बॉन्ड्स बनाएंगे। इसका ट्रिक है ये। जैसे H2SO3 यदि आपको बनाना है तो H2SO3 में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ में OH बॉन्ड से आपको लगाना है सल्फर से। अब बचे कितने हैं? ऑक्सीजन हमारा एक ही बचा, तो उसको डबल बॉन्ड से करेंगे और एक लोन पेयर इस तरीके से आपको यहाँ शो करना है। ये H2SO3 हो गया। H2SO4 करने के लिए अब क्या करना है आपको? 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन से इस तरीके से OH बॉन्ड से बनाना है। अब दोनों बचे ऑक्सीजन है उनको दोनों को डबल बॉन्ड से इस तरीके से शो करना है। ये इसका H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा। और यदि हम H2S2O8 की बात करेंगे तो इस तरीके से H2 है और S2 है। तो S2 है इसलिए दोनों सल्फर अलग अलग बनाए हमने, और H2 है तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन से OH बॉन्ड्स दे दिए। और उसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन बचे हुए हैं उनको डबल बॉन्ड O, दोनों को डबल बॉन्ड O से 2-2 ऑक्सीजन देने के बाद में दोनों का लिंकिंग बता देंगे इस तरीके से। तो ये H2S2O8 हो गया। और H2S2O7 में एक ही ऑक्सीजन का लिंकिंग इस तरीके से शो करेंगे हम। तो ये इसके कुछ ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स थे। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। अब हम सीधे बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 जिसमें एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस वाले ग्रुप को भी आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने नाइट्रोजन वाला ग्रुप और ऑक्सीजन वाले फैमिली पढ़ी है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी हमने एबनॉर्मल बिहेवियर की जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वही के वही अब किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे? फ्लोरीन के लिए हो जाएंगे। वही स्मॉलेस्ट साइज है इसका ग्रुप में, हाईएस्ट IP, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और उसके अलावा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स है इसके पास में। वही सारे पॉइंट्स हैं जिस वजह से फ्लोरीन कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आएगा कि फ्लोरीन की माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पिक करने की बारी आती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बारी आती है, तो सभी को एक 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 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये, तो इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ले भी लेते हैं। लेकिन जब फ्लोरीन क्लोरीन का भी मान लो हम कंपेयर करते हैं कि फ्लोरीन या क्लोरीन में से दोनों को यदि आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो कौन जल्दी पिक करेगा? तो डेफिनेटली फ्लोरीन को करना चाहिए, क्योंकि इसको साइज़ बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी से अट्रैक्शन इसका होना चाहिए। लेकिन वही साइज़ इसके लिए दुख का कारण भी बन जाता है। साइज़ छोटा होने से रिपल्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके टोटल, वो 9 इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उस वजह से रिपल्शन ज़्यादा फील करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन। उस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव क्यों मिलती है बजाय कि क्लोरीन के? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा छोटा एटॉमिक साइज रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि ये दूसरे मेंबर तो ठीक है, लेकिन खुद अपनी फैमिली से के मेंबर से भी क्या कर लेते हैं ये मतलब कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और खुद ही खुद के फैमिली मेंबर से ही कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनको हम इंटर हैलोजेंस बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इंटर हैलोजन बनाते हैं। इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और एक्स
डैश एक्स, इस तरीके से इंटर हेलोजन फॉर्मेशन करते हैं। और ये इंटर हेलोजन बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के जैसे इसमें यूज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्यों इंटर हेलोजन बनाते हैं और किस टाइप के बनाएंगे ये, तो ये बनाते हैं AB3, AB5 और AB7 टाइप के इंटर हेलोजन बनाते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी कंडीशन रहेगी NH2NP5, इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन है ग्राउंड स्टेट में। फिर जब ये शो करते हैं अपना फॉर्मेशन, मान लो इंटर हेलोजन इन्होंने बनाया तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इनके पास में है ही। मान लो फ्लोरीन ने क्लोरीन से बनाया FCl, तो Cl क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड जो है उसको यहाँ पर शेयरिंग करवा देगा और FCl टाइप का इंटर हेलोजन बनाएगा। पर मान लो यदि उसको FCl3 बनाना है, सॉरी FCl नहीं CLF सॉरी, Cl पॉजिटिव साइड पे जाएगा और F नेगेटिव साइड पर जाएगा, तो CLF ऐसा बनेगा। CLF3 कैसा बनेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये एक्साइट होकर के कहाँ चला जाएगा, इधर, तो उस वजह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के, इससे फ्लोरीन आकर के क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप को कंबाइन करेगा और CLF3 बना लेगा यहाँ पर। तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर अपना शेयरिंग करवाएगा। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ आ जाता है तो टोटल कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, 5, तो CLF5 यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। 5 फ्लोरीन यहाँ पर आकर के अपने आप को क्या करेंगे, अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, उनके पेयर करवा लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनके खुद के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये सब इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर के यहाँ पहुँच जाएगा तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और CLF7 फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से इंटर हेलोजन फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हेलोजन और इंटर हेलोजन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो डेफिनेटली कौन होगा, इंटर हेलोजन मोर रिएक्टिव मिलेंगे। क्यों, क्योंकि CLF3 है, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो उस वजह से इनके बीच के बॉन्ड भी क्या होते हैं, बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ये इनके यहाँ पर बताए हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा इनका। एनामोलस बिहेवियर बताया फ्लोरीन का, वो तो आपको मैं आप बोल ही चुकी हूँ कि वो सब एक जैसे ही हैं प्रॉपर्टीज सबकी, जैसी आपने ऑक्सीजन के लिए प्रिपेयर करी वैसे आप फ्लोरीन के लिए करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ में मिल करके ये मिनरल एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, इस तरीके से। और इनकी रिएक्टिविटी इस तरीके से क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी नहीं सॉरी, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इस तरीके से डिक्रीज होगी और ज़्यादा रिएक्टिव कौन मिलेगा, HI मिलेगा। तो इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी आपको ऐसे मिलेगी। और ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं ये। उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी O2F2 और OF2 बनता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके अलावा ये ऑक्सो एसिड्स भी बनाते हैं, ऑक्सो एसिड फॉर्मेशन भी करते हैं ये क्लोरीन के साथ में मिल करके। ClO2, Cl2O, ClO6, ClO7, Cl2O7, इस तरीके से ये अपने ऑक्सो एसिड्स फॉर्मेशन भी करते हैं। और उसके अलावा मेटल के साथ में भी रिएक्शन इनकी होती है जो हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं। और उसके अलावा भी इंटर हेलोजन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से इनके सिंपल रीडिंग वाला पार्ट है ये, मेन आपको इसमें इंटर हेलोजन प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आपका ग्रुप नंबर 17 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब आपको इसमें क्लोरीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ है, ये क्लोरीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी है, ये आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, सिंपल है। वैसे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ तो वैसे भी याद करने की रहती है, मतलब रटने वाला पार्ट होता है एक्चुअली ये। जैसे इसमें प्रिपरेशन बताई है, तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के HCl से रिएक्शन करेंगे तो भी क्लोरीन फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड की MnO2 से रिएक्शन करवाएंगे मिनरल एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में, तब भी वहाँ पर क्लोरीन गैस फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा KMnO4 से रिएक्शन करवाने पर HCl की, तब भी वहाँ पर क्लोरीन गैस फॉर्मेशन हो रही है, इसका प्रिपरेशन है। मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम यदि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन गैस वहाँ पर फॉर्मेशन होता है।
इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्लोरीन है जिससे भी रिएक्शन करेगा क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा, तो सिंपल रिएक्शंस हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये वाली है कि जब ये अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अमोनिया के साथ में यदि एक्सेस में अमोनिया डाला तो NH4Cl बनेगा, लेकिन एक्सेस में यदि क्लोरीन गैस डाली तो ये NCl3 एक एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन कर लेता है। उसके अलावा इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में बड़ी डिफरेंट है। कोल्ड और डाइल्यूट में यदि आपने करवाई तो इस तरीके से NaCl और NaOCl फॉर्मेशन होगा, लेकिन वही रिएक्शन को यदि हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ करवाओगे तो इस तरीके से NaCl और NaClO3 फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके अलावा ये तो हमने पहले पढ़ी हुई है 10th में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, इस तरीके से CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है ये। तो इस तरीके से ये सिंपल इसकी रिएक्शन से ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ है। उसके अलावा इसके यूजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोरीन के, और ऊपर तो कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इसके क्लोरीन के यूज़ में ये चीज़ है कि ये पॉइजनस गैसेस बनाता है, जैसे मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, इस तरीके से ये गैसेस फॉर्मेशन करता है। मिनरल जो स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ होता है इसका, और उसके अलावा ब्लीचिंग में यूज़ होता है ये। स्पेशली आप ये याद रखिएगा कि ये टीयर गैस और फॉस्जीन गैस, मस्टर्ड गैस, ये 3 तरह की पॉइजनस गैस फॉर्मेशन करता है ये। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्लोरीन भी ख़त्म हुआ है। इसके बाद में HCl की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी सिंपल बस एक एक दो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ये आप सेल्फ प्रिपेयर कर लेंगे। कोई बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर नहीं है रिएक्शन, इस तरीके से है ये। फिर ऑक्सो एसिड्स हैं हेलोजन के, जब हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स फॉर्मेशन होंगे तो ये इस तरीके से, फ्लोरीन के तो नहीं मिलेंगे लेकिन क्लोरीन के जरूर मिलेंगे ऑक्सो एसिड्स। इस तरीके से है इसके हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, इस तरीके से। ब्रोमाइड के भी इस तरीके से ये मिलेंगे और हाइड्रेट के, लेकिन क्लोरीन के इम्पॉर्टेंट है ये, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर है। हाइपोक्लोरस एसिड जिसमें ऑक्सीजन से एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इस तरीके से क्लोरस एसिड, फिर इसमें क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा, और क्लोरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे क्लोरीन के साथ में, और पर क्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो ये ऑक्सो एसिड्स हैं हेलोजेंस के, ये यहाँ पर इनके हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स ख़त्म हो रहे हैं। फिर इंटर हेलोजन है, इंटर हेलोजन में ये इनके प्रिपरेशंस हैं, ये प्रिपरेशन अब आपको प्रिपेयर करना है। इसमें कौन कौन से मतलब इसके फॉर्मेशन होंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा शेप इसका मिलेगा, ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर टोटल फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, ये जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BRF3, तो VACPR थ्योरी के बेसिस पर यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद में बस अपना यहाँ पर अब ग्रुप नंबर 18 है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।